जूडिथ जार्विस थॉम्पसन के इन डिफेंस ऑफ एबॉर्शन पेपर ने व्यापक गर्भपात बहस पर जितना प्रभाव डाला है उतना किसी अन्य पेपर ने नहीं डाला। इसी पेपर में उन्होंने अपने प्रसिद्ध वायलिन वादक विचार प्रयोग को प्रस्तुत किया है। एक महिला को म्यूजिक लवर्स सोसाइटी द्वारा अगवा कर लिया जाता है और एक प्रसिद्ध वायलिन वादक के साथ किसी चिकित्सा उपकरण द्वारा जोड़ा जाता है। यदि वह अगले 9 महीनों तक इसके साथ जुड़ी रही तो वह किसी बीमारी से मर जाएगी। थॉम्पसन हमें इस बात से सहमत होने के लिए आमंत्रित करती हैं कि महिला को वायलिन वादक से अलग होने का अधिकार है और इसीलिए उसे गर्भावस्था के दौरान भ्रूण से अलग होने का भी अधिकार है, भले ही भ्रूण एक व्यक्ति हो। वायलिन वादक तर्क के अनुसार एक महिला को किसी भी समय किसी भी कारण से अपने शरीर के उपयोग को अस्वीकार करने का अधिकार है। यही कारण है कि ट्रेंट हॉर्न वायलिन वादक विचार प्रयोग जैसे तर्कों को अस्वीकृति का अधिकार तर्क कहते हैं। अस्वीकृति का अधिकार तर्कों में प्रारंभिक संभावना होती है जो कुछ अन्य शारीरिक अधिकार तर्कों में नहीं होती। हम आमतौर पर मानते हैं कि व्यक्तियों के पास शारीरिक स्वायत्तता होती है, विशेष रूप से नकारात्मक अर्थ में कि वे लोगों को अपने शरीर से दूर रहने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार की शारीरिक स्वायत्तता उन विचारों में से एक है जो हमें यह बताने में मदद करती है कि क्यों, उदाहरण के लिए, यौन उत्पीड़न इतना स्पष्ट रूप से गलत है। जीवन समर्थक लोगों को वायलिन वादक के तर्क का सामना करने के लिए शारीरिक स्वायत्तता के अस्तित्व को नकारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हम तर्क देते हैं कि यहाँ तक कि शारीरिक अर्थव्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण चीज की भी सीमाएं होती हैं। इस तर्क को शुरू करने के लिए हमें गर्भावस्था की तुलना में वायलिन वादक पर थोड़ा और करीब से नजर डालनी होगी। थॉम्पसन हमें नहीं बताते, लेकिन वास्तव में वायलिन वादक की स्थिति में महिला के पास एक तीसरा विकल्प भी है, अनप्लग करने या जुड़े रहने के अलावा। वह वायलिन वादक को मार सकती है। आखिरकार अगर वह मर जाता है तो उसे उसके अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होगी और वह अस्पताल छोड़ सकती है। थॉम्पसन इस विकल्प को दबा देते हैं क्योंकि सीधा हत्या करना, अनप्लग करना नहीं, वह विकल्प है जो गर्भपात के साथ सबसे सटीक रूप से मेल खाता है। गर्भवती होने से रोकने के लिए भ्रूण से बस अनप्लग करने का कोई तरीका नहीं है। गर्भपात हमेशा अजन्मे मानव पर लक्षित घातक हिंसा शामिल करता है। मैं गर्भपात प्रक्रियाओं में क्या होता है इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन इस मामले में विवरण महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में महिला एक दवा का सेवन करती है जो भ्रूण को प्लेसेंटा से अलग करती है, जिससे उसे ऑक्सीजन मिलता है। जब वह दम घुटने से मर जाता है तो वह एक दूसरी गोली लेती है जिससे गर्भाशय में ऐंठन होती है और अब मृत भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है। जब भ्रूण महिला के लिए रासायनिक गर्भपात को सुरक्षित रूप से करने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है तो गर्भपात करने वाला चिकित्सक भ्रूण को टुकड़े टुकड़े करने के लिए सक्शन या फोर्सेप्स का उपयोग करता है। यदि भ्रूण टुकड़े टुकड़े करने वाले गर्भपात के लिए बहुत बड़ा है तो उसे पहले डिगॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका दिल रुक जाए और फिर महिला अपने मृत बच्चे को जन्म देती है। यदि कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे को दम घुटने, घातक इंजेक्शन या टुकड़े टुकड़े करके मारता है तो कोई ये सुझाव नहीं देगा कि यह हिंसा नहीं है। ये एक असहाय निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ घातक कार्य है। गर्भपात केवल प्लग हटाना नहीं है, यह हत्या है। और थॉम्पसन तर्क के लिए मान लेते हैं कि भ्रूण एक व्यक्ति है। शारीरिक स्वायत्तता के माध्यम से गर्भपात को सही ठहराने का एकमात्र तरीका यह तर्क देना है कि शारीरिक स्वायत्तता आपको कुछ परिस्थितियों में मारने का अधिकार देती है, और यही वह बात है जिसे जीवन समर्थक स्थिति नकारती है। हम ये नहीं मानते कि आपको लोगों को मारने का अधिकार है। यही वह सीमा है जो हम शारीरिक स्वायत्तता पर लगाते हैं। शारीरिक अधिकारों के तर्कों के और अधिक उत्तरों के लिए आप equalrightsinstitute.com/bodily rights पर जा सकते हैं।